हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ जॉन मिल्टन की पोयम व्हेन द इज़ोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। सोनेट फॉर्म में लिखी गई है और मिल्टन जनरली पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट फॉर्म को अपने सोनेट्स में यूज़ किया करते थे और उन्होंने इसे इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि जनरली इसे मिल्टोनिक भी कहा जाने लगा है कि अधिकांश लोग इसे मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं। परंतु मिल्टोनिक सोनेट पर्टिकुलरली पेट्रार्क नामक कवि ने दिए थे जो कि इटली के थे, इसलिए इन्हें इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं। परंतु मिल्टन ने क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया इसलिए इन्हें मिल्टोनिक सोनेट भी कहा जाता है। ये पोयम हमारी सोनेट फॉर्म में ही है और बहुत ही खूबसूरत सोनेट है। जॉन मिल्टन के बारे में कुछ एक चीज़ें और आप लोगों को बता दूं। 44 की उम्र में अंधे हो गए थे और अंधे होने के बाद उन्होंने जितने भी लेख हमारे सामने दिए हैं वो सारे वो जनरली अपने एक असिस्टेंट की मदद से कंप्लीट करा करते थे। अभी इस पोयम की बात करें तो इस पोयम को उन्होंने उस समय लिखा जबकि चार्ल्स वन की आर्मी के बारे में उन्हें ऐसा लग रहा था कि लंदन पर अटैक करने वाली है। उस समय वो अपने दो भतीजों के साथ एल्डरगेट स्ट्रीट नामक जगह पर रह रहे थे और जब मिल्टन को पता चला कि हो सकता है कि चार्ल्स वन की आर्मी लंदन पर भी अटैक करे, एल्डरगेट स्ट्रीट पर भी अटैक करे, तो उनके मन में डर था क्योंकि वो एक फेमस पॉलिटिशियन है या वो एक फेमस व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से उनके घर को डिस्ट्रॉय करने में सैनिकों को बहुत मज़ा आएगा और कहीं ऐसा ना हो उन्हें या उनके घर को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचा दिया जाए। और इसी डर से उन्होंने इस पोयम को लिखा था और ये माना जाता है कि उनका इरादा ये था कि इस पोयम को वो अपने घर के दरवाजे के बाहर चिपका देंगे और खुद अंदर सुरक्षित बैठ जाएंगे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि बाद में शाही सेनाएं शहर के बाहर से ही निकल गई थी उनके शहर को नुकसान पहुंचाए बिना। तो इस पोयम का एक टाइटल और बताया जाता है, वो है ऑन हिज डोर व्हेन ये सिटी एक्सपेक्टेड एन एजोल्ट। ये दूसरा टाइटल जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये टाइटल कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द अदर टाइटल ऑफ द सोनेट व्हेन द एजोल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। तो आपको याद होना चाहिए कि व्हेन द एजोल्ट वाज का दूसरा टाइटल जो है वो है ऑन हिज डोर व्हेन ये सिटी एक्सपेक्टेड एन एजोल्ट। याद रखिएगा, ये शहर पर जब हमला होने की उम्मीदें थी या संभावना थी उस समय में उसने अपने दरवाजे पर इसे चिपका करके रखा था। इस सोनेट के अंदर उन्होंने जो भी शाही सेना का सैनिक, कर्नल, जनरल जो भी होगा उससे रिक्वेस्ट की है कि वो उसे और उसके घर को पूरी तरह से सुरक्षित छोड़ करके आगे निकल जाएं और अगर वो ऐसा करते हैं तो पोइट अपनी काव्य की क्षमता के जरिए निश्चित रूप से उसके लिए बहुत कुछ उत्तम कर पाएगा, उसे रीपे करेगा। इसी थीम को उन्होंने इस पोयम के अंदर एक्सप्रेस किया है और इतिहास से दो एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। पोयम देखना शुरू करते हैं और जो दो एग्जाम्पल्स हैं वो भी पोयम के साथ साथ ही पढ़ते हैं। देखिएगा, कैप्टन और कॉलोनल, चाहे तुम कोई कैप्टन हो चाहे तुम कोई कर्नल हो, कॉलोनल क्या कर्नल, और नाइट इन आर्म्स या फिर कोई तुम सशस्त्र नवाब हो। नाइट भी एक शाही पद होता है। हुज ए चांस, चांस यानी बाय चांस, जो कि बाय चांस, चांस यानी बाय चांस, जो कि बाय चांस ऑन दीज डिफेंसलेस, डिफेंसलेस इन दरवाजों की रक्षा करने के लिए कोई पहरेदार या सैनिक नहीं है, असुरक्षित हैं ये दरवाजे। जो कि इन डिफेंसलेस डोर्स पर, डोर्स यानी दरवाजे, आया है मैं सीज, रुक जाओ तुम, सीज यानी रुक जाना, रुक जाओ। सैनिकों से विनती कर रहा है कैप्टन, कॉलोनल, नाइट इन आर्म्स, जो भी हो तुम। हुज ए चांस, जो कि बाय चांस ऑन दीज डिफेंसलेस डोर्स, इन असुरक्षित दरवाजों पर आ गया है। मैं सीज, रुको तुम, मैं सीज, रुकना चाहिए तुम्हें। इफ एवर डीड ऑफ ऑनर डिड दी एवर प्लीज, अगर सम्मान के काम, डीड ऑफ ऑनर सम्मान के काम। अब इन सम्मान के काम से पोइट जो कहना चाह रहा है वो वास्तव में ये है कि एक सैनिक का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि वो जो भी कार्य अपनी देश की सेवा के लिए कर रहा है उसके बदले में उसे सम्मान तो मिले, यानी कि ऐसे काम जो कि सम्मान दिलाएंगे। इफ डीड ऑफ ऑनर, अगर सम्मान दिलवाने वाले काम,
डिड दी एवर प्लीज, तुम्हें भी खुश करते हैं। जैसे हर सैनिक को सम्मान मिले वो काम करना पसंद है, वैसे ही अगर तुम्हें भी पसंद आते हैं। गार्ड देम, तो रक्षा करो उस व्यक्ति की। गार्ड देम, इन दरवाजों की रक्षा करो। गार्ड देम, गार्ड यानी रक्षा करना। उन सैनिकों से कह रहा है पोइट कि इन दरवाजों की रक्षा करो, डिफेंसलेस डोर्स की। एंड हिम, और उसकी भी रक्षा करो। हिम से मतलब है पोइट खुद। विद इन, जो कि इन दरवाजों के अंदर है। हिम विद इन दरवाजों के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी भी रक्षा करो। प्रोटेक्ट, रक्षा करो। फ्रॉम हार्म्स, हर नुकसान से उस व्यक्ति की तुम रक्षा करो। ही कैन रिक्वाइट दी, क्योंकि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, तुम्हें रीपे कर सकता है। रिक्वाइट यानी रीपेमेंट करना। फोर्स ही नोज, रिक्वाइट यानी रीपे करना। रीपे करना यानी कि जो तुम उसकी मदद करने का इतना उत्तम कार्य करोगे उसके बदले में वो भी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, रीपे करेगा तुम्हारे इस भलाई के काम के लिए तुम्हें। ही कैन रिक्वाइट दी, वो व्यक्ति तुम्हें रीपे करेगा। फॉर ही नोज, क्योंकि वो जानता है। नोज द चार्म्स, उन जादुओं को। द चार्म्स, फॉर ही नोज द चार्म्स, उन जादुओं को जानता है। कौन से जादुओं को, दैट कॉल फेम, जिनसे प्रसिद्धि आती है, या जिन कामों को करने से प्रसिद्धि आती है उन कामों से संबंधित जादू को कौन जानता है, ये व्यक्ति जो कि इन दरवाजों के अंदर बैठा हुआ है। एक और बार ध्यान से देखिएगा, ही कैन रिक्वाइट दी, वो व्यक्ति जो इन दरवाजों के पीछे बैठा है ना वो आपको रीपे कर सकता है। फॉर ही नोज, क्योंकि वो जानता है द चार्म्स, उस जादू को। दैट कॉल फेम, जिससे प्रसिद्धि आती है। ऑन सच जेंटल एक्ट्स, ऐसे उत्तम कार्यों पर। जेंटल उत्तम, उदारतापूर्ण। एक्ट यानी कार्य, क्रिया। ऐसे उदारतापूर्ण कार्यों पर जिन कामों से प्रसिद्धि आती है उन जादुओं को वो व्यक्ति जानता है। यानी कि वो व्यक्ति जो कि इन दरवाजों के अंदर है वो एक पोइट है और वो अपनी पोयम के माध्यम से, अपने पोयम रूपी जादू के माध्यम से तुम्हें रिपे करेगा और तुम्हें प्रसिद्ध कर देगा। एज दीज, जैसा कि तुम ये काम करोगे। कौन सा, उसके दरवाजों की रक्षा करने का। जैसा ये जो काम है तुम्हारा इन दरवाजों की रक्षा करने का, ऐसा काम जब तुम करोगे तो उसके बदले में तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी। एंड ही कैन स्प्रेड, और वो व्यक्ति फैला देगा। स्प्रेड, दाई नेम, तुम्हारे नाम को। कौन व्यक्ति, जो इन दरवाजों के अंदर है, यानी कि मिल्टन खुद। ही कैन स्प्रेड दाई नेम, दाई यानी तुम्हारा, नेम नाम, ये व्यक्ति तुम्हारे नाम को फैला देगा। ओवर लैंड्स एंड सीज, धरती और समुद्र के पार। ओवर के पार, लैंड्स जमीन, सीज समुद्र, धरती और समुद्र के पार हर जगह ये व्यक्ति तुम्हारे नाम को फैला देगा। वाट एवर क्लाइम, उस हर जगह पर फैला देगा। वाट एवर क्लाइम, जो कोई सा भी जलवायु, मौसम या क्षेत्र। क्लाइम यानी जलवायु। द सन्स ब्राइट सर्कल वार्म, जहाँ कहीं सूरज रूपी चमकदार गोला। सन्स ब्राइट सर्कल, सूरज रूपी चमकदार गोला जहाँ कहीं पर भी अपनी रोशनी पहुँचाता है, गर्मी पहुँचाता है। वार्म्स यानी गर्मी देना। वहाँ पर ये व्यक्ति उस हर क्षेत्र जलवायु में तुम्हारे नाम को फैला देगा। स्प्रेड दाई नेम, इतना शक्तिशाली है ये व्यक्ति, ऐसे जादू को जानता है। वास्तव में ये जादू क्या है, काव्य का जादू। पोइट अपने काव्य के माध्यम से तुम्हारे नाम को सारी दुनिया में फैला देगा। आगे देखिए नीचे की 6 लाइन, ये ऊपर की 8 लाइन वाला पार्ट था ऑक्टेव वाला। डेथ बी नॉट प्राउड में भी मैंने आपको बताया था कि मिल्टोनिक सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट या हम इटालियन सोनेट कहें, ये जनरली 8 और 6 लाइन में डिवाइड होते हैं। तो यहाँ तक ऊपर की 8 लाइन का भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। और इन ऊपर की 8 लाइन को क्या कहा जाता है, ऑक्टेव कहा जाता है। और ऑक्टेव को 4-4 लाइन के 3 सेट में डिवाइड किया जाता है। ऊपर की 4 लाइन और नीचे की 4 लाइन, जिन्हें क्वाट्रेन कहा जाता है। इन क्वाट्रेन के बाद जो है, इनकी राइम स्कीम पर भी बात कर लें
आर्म्स लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का, तो ये ए माने अगर हम, तो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है सीज, इसे बी मान लीजिए। फिर थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है प्लीज़, तो सीज और बी प्लीज़ जो है सेम साउंड है, तो ये बी हो गया, और हार्म्स फिर ए हो गया, तो ए बी बी ए। इस तरीके से ऊपर के 8 लाइन की राइम स्कीम निकाली जाती है, और इन 8 लाइन की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए। ये तो राइम स्कीम की बात हुई। अब सेस्टेट वाले पार्ट में पोइट ने हमें वास्तव में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं फ्रॉम हिस्ट्री। ये हमारा सेस्टेट वाला पार्ट है, इसमें 2 एग्जाम्पल पोइट हमें दे रहा है। पहला एग्जाम्पल एलेक्जेंडर का, जो कि इमेथिया का राजा था। एलेक्जेंडर द ग्रेट हम सब जानते हैं विश्व विजेता था, और विश्व विजय के अपने अभियान पर जब वो निकला तो उसने थीब्स शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। एलेक्जेंडर, थीब्स, ये सब ध्यान रखिएगा 1 नंबर के लिए। थीब्स शहर को अपने कब्जे में ले लिया था, और थीब्स को जब वो नष्ट करने वाला था उसके पहले उसे पता चला कि इसी शहर में पिंडार नामक कवि का घर है, और पिंडार को किसी समय में सिकंदर के पूर्वजों ने संरक्षण दिया था। ये बात जान करके एलेक्जेंडर ने ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि पिंडार के घर की एक दीवार या एक ईंट तक नहीं गिरनी चाहिए, और पूरा शहर नष्ट हुआ था, केवल बचा था तो कौन? ग्रेट पोइट पिंडार का घर। इसी प्रकार से पोइट हमें दूसरा उदाहरण देता है लाइजेंडर का। लाइजेंडर जो कि जिसने कि एथेंस पर जीत हासिल की थी, और एथेंस पर जीतने के बाद जब शाम को दावत चल रही थी तो दावत में किसी संगीतकार ने यूरिपिडीज नामक कवि के इलेक्ट्रा सॉन्ग को गाया था। ये सब नाम ध्यान रखिएगा। लाइजेंडर ने यूरिपिडीज के गीत को, यूरिपिडीज का गीत किसी संगीतकार ने गाया था। यूरिपिडीज एक कवि थे जिनका गीत था इलेक्ट्रा। इस इलेक्ट्रा सॉन्ग को किसी ने गाया था, और इस सॉन्ग से इतने ज़्यादा प्रभावित हुआ था लाइजेंडर कि उसने निर्णय किया था कि एथेंस को बिल्कुल सुरक्षित छोड़ करके उनकी सेना आगे बढ़ जाएगी। तो पोइट जो हमें कहना चाह रहा है सेस्टेट वाले पार्ट में वो ये कि इन 2 के एग्जाम्पल से कि लाइजेंडर और अलेक्जेंडर विश्व विजेता थे, महान शक्तिशाली सेना नायक थे, परंतु इन्होंने भी कवियों का सम्मान किया था, और कवियों का सम्मान करते हुए इन कवियों से जुड़े हुए शहरों को भी सम्मान दिया था। तो देखते हैं पोयम के अंदर क्या लिखा हुआ है। लिफ्ट नोट, उठाओ मत, दाई स्पीयर, तुम्हारे भाले को, स्पीयर भाला हथियार, अगेंस्ट द म्यूजेस बावर, कविता की देवी का जो पुजारी है ना, म्यूजेस बावर, कविता की देवी का जो पुजारी है, कौन है पुजारी कविता की देवी का? मिल्टन। मिल्टन जो कि कविता की देवी का पुजारी है। म्यूजेस यानी कविता का देवी की देवी, और बावर यानी पुजारी। कविता की देवी का जो पुजारी है यानी कि कौन? मिल्टन। उसके खिलाफ हथियार मत उठाओ, लिफ्ट नोट द स्पीयर। द ग्रेट इमेथियन कॉन्क्वरर, जो इमेथिया का वो महान विजेता था ना, इमेथिया का कॉन्क्वरर विजेता, कौन था ये महान विजेता? अलेक्जेंडर द ग्रेट। बिड स्पेयर, उसने आदेश दिया, बिड यानी आदेश देना, स्पेयर छोड़ने का, उसने छोड़ने का आदेश दिया। किसे? द हाउस ऑफ पिंडारस, पिंडारस के घर को, पिंडारस के घर को छोड़ने का आदेश दिया। When the temple and tower, जबकि मंदिर और गुंबद, टेम्पल एंड टावर, टेम्पल यानी मंदिर, टावर यानी गुंबद, जबकि थीब्स शहर के मंदिर गुंबद सब वेंट टू द ग्राउंड, मिट्टी में मिलाए जा रहे थे, नष्ट किए जा रहे थे। वेंट टू द ग्राउंड, मिट्टी में मिला देना, जबकि थीब्स शहर के टेम्पल टावर्स सब मिट्टी में मिलाए जा रहे थे। उस समय अलेक्जेंडर ने क्या आदेश दिया था? पिंडारस नामक कवि के घर को छोड़ने का आदेश दिया था। तो इस बात से ही हम समझ सकते हैं कि कवियों में कितनी शक्ति होती है। अब आगे देखिए, एंड द रिपीटेड एयर, रिपीटेड एयर लगातार बजने वाला सुर, गीत, रिपीटेड एयर लगातार गाया जाने वाला गीत, ऑफ सेड इलेक्ट्रास पोइट, इलेक्ट्रा नामक जो सेड सॉन्ग था ना,
सेड इलेक्ट्रा, सेड इलेक्ट्रा यानी कि इलेक्ट्रा नामक सेड सॉन्ग, इलेक्ट्रा एक एलिजी रही है, एक सेड सॉन्ग रहा है। तो बोलता है जो वो सेड सॉन्ग इलेक्ट्रा था ना, उसके शब्दों को जब बार बार दोहराया गया, गाया गया, हेड द पावर, तो उन शब्दों में इतनी ताकत थी, या उस कवि के शब्दों में इतनी ताकत थी, हेड द पावर टू सेव द एथेनियन वॉल्स, कि उन्होंने एथेंस की दीवारों को बचा लिया, टू सेव द एथेनियन वॉल्स फ्रॉम र्यून बेयर, नष्ट होने से, र्यून यानी नष्ट होना, बेयर यानी सूनी पड़ना, नष्ट होने और सूनी पड़ने से उन्होंने एथेंस की दीवारों को बचा लिया। इतनी शक्ति थी इलेक्ट्रा सॉन्ग के कवि के शब्दों में। इस प्रकार से इन दोनों उदाहरणों से वो हमें जो बताने की कोशिश कर रहा है वो ये कि कवियों के शब्दों में इतनी ताकत होती है कि बड़े बड़े विजेता भी उनके आगे हार जाते हैं या शांत हो जाते हैं। अब नीचे के सेस्टेट वाले पार्ट की पहले हम राइम स्कीम समझें। पहला जो वर्ड है सेस्टेट वाले पार्ट का लास्ट, वो है बावर, और दूसरा है स्पेयर। बावर को अगर हम ए बी बी ए ऊपर हो चुका है, सी नाम देते हैं, तो स्पेयर को हम डी नाम दे देंगे, एयर का साउंड आ रहा है। टावर को फिर हम सी नाम दे देंगे क्योंकि टावर और बावर सेम साउंड कर रहे हैं। उसके बाद स्पेयर और एयर सेम साउंड है तो हम डी नाम दे देंगे। फिर पावर और बेयर, पावर और बेयर में फिर सी, पावर बावर टावर, सी साउंड आ रहा है। और उसके बाद बेयर में फिर एयर और स्पेयर वाला साउंड है तो हम डी साउंड दे देंगे। तो अब देखिए नीचे की जो 6 लाइन की राइम स्कीम है वो क्या हुई, सी डी सी डी, ये नीचे की 6 लाइन की राइम स्कीम हुई। मिल्टोनिक सोनेट्स की खास बात यही होती है कि ऊपर की 8 लाइन की राइम स्कीम हमेशा यही रहती है, ए बी बी ए, परंतु जो नीचे की 6 लाइन होती है उनकी राइम स्कीम चेंज होती है। वो कभी कुछ और हो सकती है, कभी कुछ और, कभी सी डी सी हो जाएगी, कभी सी डी डी हो जाएगी, कभी सी डी ई हो जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, सी डी सी डी, इस तरीके से सेस्टेट वाले पार्ट की राइम स्कीम हमने निकाल ली है। तो पूरी के पूरा जो ये पार्ट है सोनेट का वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि अपने अगले किसी वीडियो में सोनेट जो लिटरेरी टर्म है उसे आपसे डिस्कस करूँ डिटेल में। इस पोएम का आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने अगले वीडियोज़ में आपके उन कन्फ्यूज़न्स को दूर कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।